Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone, and once again we are here with class 10th biology, and in which we are going to discuss the remaining portion of the respiration, that is the human respiratory system. I hope the last topics are well you are and understand well all the topics, know about the anaerobic, aerobic respiration and watch the respiration in different organism also. Now today we are going to discuss about the human respiratory system, as we are here diagrammed already to take less time to complete all these topics. तो आज हम लोग सीधे सीधे बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। पूरा डायग्राम और कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख के रखी हैं ताकि आपका समय कम लगे। तो सीधे चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर में और यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। तो देख ही रहे हैं आप लोग, एक ह्यूमन रेस्पिरेशन का एक यहाँ पे डायग्राम मैंने बना करके रखा हुआ है, और इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हो नोज है, नोज, नॉस्ट्रेल्स, ब्रोंकस, राइट लंग है यहाँ पे लेफ्ट लंग है, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, नेसल कैविटी, डायफ्राम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें बनाने की कोशिश की है। ट्रैकिया है, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक को कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा वो है लंग्स है, और लंग्स की वजह से ही इस तरीके के रेस्पिरेशन जिसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं लंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लंग रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ जो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में है, और फिर हम लोग लंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे सबसे जो बाहरी हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं नोज। ये जो हमारा पॉइंटेड पॉइंट है नोज, तो नोज क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एंड नोज इज प्रोवाइडेड विद द टू नॉस्ट्रिल्स। दो ओपनिंग्स होती हैं हमारे नाक के अंदर में, और उन ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। दीज नॉस्ट्रिल्स आर ओपन इनसाइड ए कैविटी नोन एज द नेसल कैविटी। ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये अंदर की तरफ एक कैविटी में खुलते हैं। उस कैविटी को हम लोग कहते हैं नेसल कैविटी। अब ये जो नेसल कैविटी है वो हमारे लिए कई तरीके से काम करती है, उसका कुछ कुछ पार्ट होता है। जैसे ये नेसल कैविटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट, दिस आर द थ्री पार्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी नेसल कैविटी। जो नेसल कैविटी है उसके तीन पार्ट होते हैं। अब ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे जो लोअर पार्ट है इसका काम होता है हवा को फिल्टर करना, बिकॉज ऑल दिस पार्ट्स आर मेड अप ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये जो भी हिस्सा है जो नीचे वाली नाक का हमारा हिस्सा है वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। आप देखते हैं कि नाक के अंदर में आपके छोटे छोटे हेयर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो इनका काम क्या होता है? दे फिल्टर द एयर। ये हवा को क्या करते हैं? फिल्टर करने का काम करते हैं, जिससे हमारी नाक के अंदर में कोई भी डस्ट पार्टिकल या जर्म्स वगैरह जो है एंटर ना करे। दूसरा जो हिस्सा है वो है हमारा मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट जो है ये बीच वाला हिस्सा, इट इज फिल्ड विद द म्यूकस। इसके अंदर में म्यूकस होता है। अगर आप अपनी नाक के अंदर उंगली डालेंगे तो आपको चिपचिपा महसूस होगा। वहां पे कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और इनका काम क्या होता है? दे वार्म एंड कोल्ड द एयर। इनका काम होता है कि ये हवा को ठंडा और गर्म करते हैं। कब? तो बिल्कुल एसी की तरह काम करते हैं ये। दे वर्क लाइक अ एसी, दे एक्ट एज अ एसी। द मिडिल पोर्शन दैट इज फिल्ड विद द म्यूकस इज वर्क एज अ एसी। जब गर्म हवा जाती है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंडा करते हैं, और जब ठंडी हवा हमारे नाक के अंदर जाती है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म करते हैं। तो ये ठंडा और गर्म करने का हिस्सा है। और जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा है जो अपर मोस्ट पार्ट है वो स्मेल में मदद करता है। ऊपर वाला एकदम टॉप जो पॉइंट है इट गिव द सेंस ऑफ स्मेल। तो किसी भी चीज को जो हवा अंदर जाती है
उसकी खुशबू कैसी है, कि बदबू कैसी है, इसका सेंस कैसे मिलेगा, हमारे नेसल कैविटी के अपर मोस्ट पार्ट से मिलेगा। तो 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड अपर पोर्शन। तो तीनों के अलग अलग काम हो गए, वो मैंने आपको बता दिया। देन द एयर पास इनटू द फेरिंग्स, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स वाला हिस्सा है, और ये फेरिंग्स वाला हिस्सा आप समझ लीजिए कि जहां पे नेसल कैविटी और बकल कैविटी दोनों जा करके एक जगह पे, जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एपिग्लॉटिस का नाम आया होगा। तो वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया या विंड पाइप के अंदर जाने से रोक देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एपिग्लॉटिस है, और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। अगर ऐसा कभी हो जाए, कभी अगर हम हरीडली बहुत तेजी से खाना खाते हैं तो कई बार वो चीज़ें हमें बहुत तेज कफिंग या बहुत हार्ड कफिंग हो जाती है, पूरा का पूरा खाना जो है हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। ऐसा कब होता है, जब फूड के पार्टिकल्स जो है हमारे ट्रैकिया में एंटर कर जाते हैं, तो उसके जाने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कफिंग होती है हमें। तो उस कफिंग की वजह से सारा का सारा फूड जो है वो बाहर निकल आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि नाक से भी बाहर आ जाता है। तो जो ये शो करता है कि हमारा जो फेरिंग्स वाला रीजन है वो हमारे बकल कैविटी और नेसल कैविटी दोनों के मिलने से बना होता है। तो फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस है जो कि खाना खाते समय हमारे ट्रैकिया को बंद रखता है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल हमारे ट्रैकिया के अंदर में एंटर ना करे। द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसा है भाई, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड इट इज पास थ्रू आवर नेक। ये हमारे नेक से होकर के पास करता है, ये हमारे नेक से होकर के हमारे चेस्ट तक पहुंचता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया इज प्रोवाइडेड विद कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रैकिया के ऊपर में आप देख रहे हो ये मैंने ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स बनाए हैं, ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये रिंग्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी अगर आप इसको ऐसा महसूस अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिंग्स जो हैं ये पूरा का पूरा ऐसे गोल है, तो ऐसे गोल नहीं है, बल्कि ये किनारे पे जा करके एक तरफ से ये खुला हुआ है। अब इसके खुले होने से अब इसको क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर ये पूरा पैक होता तो ये एक्सपेंड और रिलैक्स नहीं कर पाता, लेकिन ये हाफ से ज़्यादा, मतलब लगभग 3/4 पार्ट जो होता है ये कवर किए होते हैं ट्रैकिया का, और उसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो इसके ऊपर में कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं जो कि ट्रैकिया को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं कि कभी एयर प्रेशर की कंडीशन में, हाई और लो प्रेशर की कंडीशन में ट्रैकिया जो है कोलैप्स ना हो जाए, ट्रैकिया फट ना जाए। ट्रैकिया जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है चेस्ट कैविटी की तरफ, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रोंकस को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रोंकस इज द एंट्री ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर जाने के लिए जो रास्ता होता है वो कैसे होकर के जाता है, वो ब्रोंकस से होकर के जाता है, और ट्रैकिया यहीं पे आकर के 2 हिस्सों में टूट जाती है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट और लेफ्ट, तो राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में चला जाता है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये जो ब्रोंकस है आप देख रहे हो बहुत सारे ब्रांचेस में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे ब्रांचेस को, जो ब्लैक ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं ब्रांचियोल्स। और हर एक ब्रांचियोल के एंड के ऊपर में कुछ एयर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, इनको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। हम लोग जब अभी लंग्स के बारे में जानेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। ये हमारा ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एल्वियोलाई तक का पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। यानी हवा जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ब्रांचियोल से होते हुए कहाँ पहुंच गई, एल्वियोलाई में पहुंच गई। और ये सारे के सारे एल्वियोलाई कहाँ मौजूद है, हमारे लंग्स के अंदर में मौजूद है। लंग्स के बेस के ऊपर में ये एक मस्कुलर स्ट्रिप पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। सबके बारे में जानेंगे। तो अब आगे वाला जो पोर्शन है हमारा, उसमें हम लोग बात करेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स कैसे होते हैं। तो लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सबको आप देख लीजिएगा। यहाँ से ये मैंने लिखा हुआ है, इसको पॉज करके वीडियो को और इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके हो गए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लंग्स के बारे में कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स किस तरीके से दिखाई देते हैं और कैसे होते हैं। तो दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन,
तो इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? लंग्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स के बारे में बात करेंगे। चलिए लंग्स के बारे में देखते हैं कि लंग्स में क्या है। तो लंग्स कितने हैं भाई? आप देख रहे हो 1 पेयर है, दीज आर 1 पेयर, दीज आर 1 पेयर। pinkish air filled structure present in thoracic cavity। thoracic कैविटी ये टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। थोरैसिक कैविटी का मतलब होता है चेस्ट कैविटी। तो हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं 2 हैं, 1 पेयर है, पिंक कलर के होते हैं, हल्के पीले रंग, पिंक कलर का इनका जो कलर होता है वो हल्का पिंक कलर होता है, गुलाबी रंग के होते हैं, और इनके अंदर में हवा भरी होती है। तो ये एयर सैक की तरह स्ट्रक्चर, आप कह सकते हो कि एयर सैक की तरह स्ट्रक्चर है। और कहाँ मौजूद होते हैं? हमारे थोरैसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। दोनों के दोनों लंग्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप कहोगे कि सर को बनाने नहीं आया है, सर को डायग्राम बनाने नहीं आता है, लेकिन सर को डायग्राम बनाने आता है। और डायग्राम जो होता है वो हर एक आपकी बात को कह देता है। जब आप एग्जाम में अगर इस डायग्राम को बनाएंगे तो एग्जामिनर इन दोनों लंग्स के स्ट्रक्चर को देख करके पहचान जाएगा कि आपने सही बनाया है, गलत बनाया है। ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। दोनों के दोनों लंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल यानी दोनों के दोनों एक बराबर नहीं होते हैं। जो हमारा राइट लंग होता है इट इज शॉर्टर एंड ब्रॉडर। ये कैसा होता है? ये 3 लोब्ड स्ट्रक्चर है। राइट लंग जो होता है, राइट लंग कैसा होता है? शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है एंड 3 लोब्ड स्ट्रक्चर। 3 लोब्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, लोब का मतलब क्या होता है? लोब मतलब पिंड होता है अगर हिंदी में कहते हैं तो उभरा हुआ हिस्सा। तो इनके में 3 जगह पे उभरे हुए हिस्से पाए जाते हैं। अगर आप किसी लंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से बाहरी अगर ऐसे देखे होंगे तो यहाँ पे एक फिशर लाइक स्ट्रक्चर, तो एक ये और एक ये, 3 ऐसे उभरे हुए हिस्से पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग लंग्स को कहते हैं कि ये 3 लोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी 3 उभरे हुए हिस्से पाए जाते हैं। तो ये शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है और 3 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जबकि लेफ्ट लंग जो हमारा होता है, लेफ्ट लंग वो कैसा होता है? इट इज नैरोअर, लॉन्गर एंड 2 लोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये छोटा होता है, चौड़ा होता है, ये लंबा होता है, पतला होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो राइट लंग है ये लीवर के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये छोटा होता है। ये जो है पतला होता है क्योंकि इसी के साइड में हार्ट पाया जाता है। तो लेफ्ट लंग पतला और लंबा होने का कारण है कि उसके पास में हार्ट पाया जाता है, इस वजह से। और इसका चौड़ा और छोटा होने का कारण क्या है? कि इसके नीचे की तरफ में लीवर पाई जाती है, जबकि जानते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो उसके लिए ये जगह प्रोवाइड करता है। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए? एसिमेट्रिकल हो गए, यानी दोनों एक आकार प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है। तो दोनों एक आकार प्रकार के नहीं होते। इनके बेस के ऊपर में ये डायफ्राम पाया जाता है। ये जो डायफ्राम है, मस्कुलर स्ट्रिप जिसको हम लोगों ने बोला, तो इनके बेस पे मिलता है। जहां पर ये पाए जाते हैं हमारे लंग्स, उन्हीं के ठीक बेस के ऊपर में ये डायफ्राम पाया जाता है। एंड डायफ्राम सेपरेट द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमेन होता है, उस एब्डोमेन से हमारे थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी को हमारे एब्डोमेन कैविटी से क्या करता है? अलग करने का काम करता है। ये जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स आर सराउंडेड बाई ए ट्रांसपेरेंट स्मूथ membrane
कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, ये हमारा जो लंग्स होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से या मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इसको स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं कि इतने सारे जो हमारे मसल्स हैं, जो रिब केज है, उनके बीच में ये स्मूथली एक्सपेंड और रिलैक्स हो सके। तो एक्सपेंड और रिलैक्सेशन के लिए इसका जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? पेलिकल की वजह से होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जो लंग्स को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है। लंग्स के बेस के ऊपर में अभी बताया मैंने कि क्या पाए जाते हैं? एट द बेस देयर आर ए मस्कुलर डायफ्राम, एक मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है इसके बेस पे, और ये डायफ्राम क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से अलग करता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि हर एक लंग्स के अंदर में ये जो ब्रोंकस है वो जा करके बहुत सारे ब्रांचियोल्स में टूट जाता है, और हर एक ब्रांचियोल के एंड के ऊपर में क्या पाए जाते हैं? एल्वियोलाई पाए जाते हैं, जो कि एयर कैविटी है। तो इस एयर कैविटी का क्या काम है? ऑल दिस एयर कैविटी और एल्वियोलाई lungs are provided with large number of alveoli। लंग्स के पास में बहुत ज्यादा नंबर में एल्वियोलाई होते हैं, एंड ऑल these are contains large number of blood vessels। इनके पास में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके अंदर में क्या भरा होता है? ब्लड भरा होता है। तो ब्लड भरे होने की वजह से वो क्या करते हैं? वो बॉडी से जब आते हैं लंग्स में तो अपने साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आते हैं, और जब वापस जाते हैं हार्ट की तरफ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कन्वर्जन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से बाहर आ जाना और उसके अंदर में ऑक्सीजन मिल जाना, ये सारे प्रोसेसेस कहाँ होते हैं? एल्वियोलाई में होते हैं। तो एल्वियोलाई को हम लोग यूनिट ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं। एल्वियोलाई आर कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि ओवरऑल लंग्स का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना और ऑक्सीजन को अंदर ले लेना। तो वो सारा का सारा काम लंग्स के लिए कौन फैसिलिटेट करता है? वो करता है हमारा एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। उस गैसेस एक्सचेंज से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर में होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में लूज कर देते हैं, और एल्वियोलाई से डिफ्यूजन के प्रोसेस में ही ऑक्सीजन जो है वो वापस ब्लड में चला जाता है, और इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज जो है वो हमारे लंग्स के अंदर में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जाना और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जाना। यहाँ पे लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। ये पूरा का पूरा लंग्स के बारे में है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। और एरो वाला, अच्छा चलिए, अभी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना कि कैसे एयर मूव करता है और कैसे लंग्स तक उसे पहुंचाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग चीजें हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, सांस लेना। जैसे हम लोगों ने सांस लिया और छोड़ दिया, ये ब्रीदिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन विच वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ब्रीदिंग। अब ये जो ब्रीदिंग है उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक को कहते हैं इनहेलेशन और एक को कहते हैं एक्सलेशन, यानी सांस लेना। इनहेलेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑक्सीजन, तो वो प्रोसेस रेस्पिरेशन का जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको कहते हैं इनहेलेशन, और वो प्रोसेस जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सलेशन। यहाँ पे डायग्राम्स में मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है कि कैसे इनहेलेशन और एक्सलेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एयर है उसको हम अपने नोज के थ्रू ले रहे हैं, तो
तो ये जो एयर है वो हमारे नोज से होते हुए, नेसल कैविटी से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पहुंच गई, लंग्स के अंदर में पहुंच गई, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम है, आप देख रहे हो कि लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो रिब्स मूव अपवर्ड। अगर आप सांस लेंगे तो थोड़ा सा रियलाइज करिए 2 मिनट के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सीधे बैठ जाइए और एक बार सांस लीजिए और फिर छोड़िए। ऐसा प्रोसेस 2-3 बार करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको महसूस होगा कि आपके बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपका जो लंग्स का एरिया है वो इंक्रीज कर जा रहा है, इट मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो यहाँ पे जो रिब्स है, जो हमारे रिब केज है, जो लंग्स के ऊपर में पाई जाती है, जो प्रोटेक्टिव एक तरीके से बोन का केज है, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड बाहर की तरफ आता है एंड फॉरवर्ड बाहर की तरफ निकल करके आता है, यानी आपकी चेस्ट जो होती है वो फूल जाती है। दूसरा जो है, इस कंडीशन में डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो डायाफ्राम पूरा का पूरा जो कि एक डिमार्केशन था एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी का, वो क्या होता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो एरिया है जिसमें हवा का जो दबाव है लंग्स के अंदर में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिकम डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो अब इतना सा था उसमें हवा, अब उतना ही हवा इतने बड़े एरिया में है, यानी एरिया बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर का जो एयर प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। तो उसकी वजह से हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से कहां की तरफ मूव करेगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ। यानी हवा जो है सारा का सारा कहां मूव कर गया, लंग्स के अंदर मूव कर गया। और इसकी वजह से ये जो रिब्स है वो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट किए, हमारा डायफ्राम जो है फ्लैट हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा अंदर की तरफ आ गई। अब एक्सेलेशन के जब प्रोसेस होते हैं, तो एक्सेलेशन के प्रोसेस में जब हम लोगों ने देखा, यहाँ पे अपने से करके देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रिब्स होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, लोअर हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है। तो नीचे की तरफ गए, पीछे की तरफ गए, यानी लंग्स का साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो लंग्स का साइज डिक्रीज हो गया। अब तो हवा भर गई थी लंग्स के अंदर में, अब जब छोटा हो गया तो उसमें से हवा जो है प्रेशर के साथ में बाहर निकलेगी। उस कंडीशन में ये जो डायफ्राम हमारा होता है वो कैसा हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है, यानी गुम्मद के आकार का हो जाता है। तो ये डोम शेप्ड हो गया, जिससे कि हमारे लंग्स के ऊपर में ज्यादा प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर से हवा जो है स्क्वीज करके काफी तेजी से यहां से प्रेशराइज होकर के हमारे लंग्स से बाहर ब्रोंकस में जाएगी, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेसल कैविटी और नेसल कैविटी से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो हवा कहां निकल गई, बाहर की तरफ निकल गई। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? अब जो बाहर का जो प्रेशर था और अंदर का प्रेशर था, दोनों प्रेशर में डिफरेंशिएशंस हुए। जब लंग्स का साइज छोटा हुआ तो अंदर का जो एयर प्रेशर था छोटा होने की वजह से वो ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने की वजह से हवा जो है स्क्वीज करके काफी तेजी से बाहर की तरफ मूव कर रही है। और इस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर कम है। तो वो प्रेशर कम होने की वजह से सारा का सारा हवा जो है हमारे उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सेलेशन और इनहेलेशन। तो इन दोनों प्रोसेस के कंप्लीट होने से हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारा इसमें लाइफ प्रोसेस में होगा वो होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। टिल देन आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से पूछिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट देखने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये लाइफ प्रोसेस अभी जो रिवाइज सिलेबस आया है तो उसमें लाइफ प्रोसेस है। इसके बाद वाला जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो शायद रिमूव कर दिया गया है। तो लाइफ प्रोसेस आपके एनुअल एग्जाम अगर होंगे तो उसमें आएगा ये लाइफ प्रोसेस। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, लॉकडाउन चल रहा है और फिर से लॉकडाउन हो गया है। तो आपको पढ़ने का तरीका बस यही है, ट्यूशन, कोचिंग, क्लासेस, स्कूल सारे के सारे बंद हैं। तो यहाँ तो कम से कम आप अगर पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अच्छे से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। टिल देन गुड बाय।